ये कॉलेज की सबसे बोरिंग क्लास है और सुनुंगवू एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट होने के नाते बिना किसी चिंता के तुरंत सो जाता है। अचानक एक बड़ा सिस्टम विंडो उसे जगा देता है जो उसे अपोकलिप्स में सर्वाइव करने के लिए बेस्ट क्लास चुनने का ऑप्शन देता है। शुरुआत में सुंगवू को समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो अपनी आंखें रगड़ता है ताकि पक्का कर सके कि वो अभी भी सो नहीं रहा है। तभी पूरा क्लासरूम अचानक अंधेरे में डूब जाता है और बाकी सारे स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं। सुंगवू सोचता है कि दिन के बीच में ये अचानक ब्लैकआउट किस बारे में है, लेकिन जब सारे इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देते हैं तब डरे हुए स्टूडेंट्स के सामने सिस्टम विंडोज दिखाई देने लगते हैं और अलग अलग स्टार्स वाले डजन्स क्लास कार्ड्स दिखाई देते हैं। साथ में 15 सेकंड का काउंटडाउन भी। बाकी सब कुछ चुनने से डर रहे थे, लेकिन टाइम खत्म हो रहा था। सन डब्ल्यू डिसाइड करता है कि वो सबसे ज्यादा स्टार्स वाला कार्ड चुनेगा और वो रेयरेस्ट क्लास निकलती है, नेक्रोमांसर। उसके अलावा क्लास में सिर्फ एक क्लमजी लड़का स्वॉर्ड्समैन क्लास चुनता है और उसे एक रील स्वॉर्ड मिल जाती है, लेकिन सुंगवू को कोई आइटम नहीं मिलता, इसलिए उसे यकीन नहीं होता कि वो सच में नेक्रोमांसर बना है या नहीं। मीनवाइल बाकी सभी लोग बिना किसी क्लास के रह जाते हैं क्योंकि वे चूज करने से बहुत डर गए थे। अचानक एक स्टूडेंट को एक पेस्की गॉब्लिन छुरा घूम देता है। वो चिल्लाता है और बाकी क्लास से हेल्प मांगता है, लेकिन सब लोग शॉक में उसे देखते रहते हैं जबकि गॉब्लिन उसे लगातार स्टैब करता रहता है जब तक वो मर नहीं जाता। उस लड़के को मारने के बाद गॉब्लिन बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखता है और उन्हें एहसास होता है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। तुरंत सब लोग भागने लगते हैं सिवाय हमारे बॉय के। सच कहें तो वो इसलिए नहीं भागा क्योंकि उसे डर था कि गॉब्लिन का अटेंशन उस पर आ जाएगा। गॉब्लिन को गुस्से में देखकर स्टूडेंट्स नर्डी स्वॉर्ड गाय से कुछ करने को कहते हैं क्योंकि उसी के पास वेपन है, लेकिन वो रोने लगता है और लड़ने से मना कर देता है। ये देखकर एमसी को समझ आता है कि वो ऑफिशियली स्क्रूड है। जैसे ही गॉब्लिन उस पर पाउंस करता है वो भागने लगता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि अगर वो अपनी बैक उसकी तरफ करेगा तो मर जाएगा। इसलिए वो मुड़ता है और गॉब्लिन को किक मारकर दूर फेंक देता है। गॉब्लिन साइज में छोटा था, इसलिए एमसी डिसाइड करता है कि वो चेयर से फाइट बैक करेगा। जैसे ही वो फिर उसकी तरफ दौड़ता है, एमसी उसे चेयर से ऐसे कुचल देता है जैसे कोई नास्टी बग हो। गॉब्लिन को मारने के बाद उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है कि गॉब्लिन को डिफीट करने के लिए उसे 10 गोल्ड मिले हैं। वो मैसेज को देखता है और सोचता है कि क्या उनकी दुनिया सच में फैंटेसी गेम बन गई है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि वो डेड को अपने कमांड में कंट्रोल कर सकता है। लेवल 1 पर वो सिर्फ 3 गॉब्लिन्स को कंट्रोल कर सकता है। जब वो ये सब समझने की कोशिश कर रहा होता है तभी वो गॉब्लिन जिसे उसने अभी मारा था अनडेड वॉरियर बनकर वापस खड़ा हो जाता है। सन डब्ल्यू को आखिर समझ आ जाता है कि उसकी क्लास उसे अनडेड समन करने की एबिलिटी देती है। जैसे ही अनडेड गॉब्लिन अपनी ग्लोइंग आईज से उसे देखता है, 2 और गॉब्लिन्स रूम में घुस आते हैं। स्टूडेंट्स फिर पैनिक करने लगते हैं और हेल्प के लिए चिल्लाते हैं। एमसी गॉब्लिन्स के सामने खड़ा हो जाता है और उसका अनडेड सोल्जर उसके कमांड का इंतजार करता है। ज्यादा सोचे बिना वो गॉब्लिन को एनिमी मॉन्स्टर्स पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। स्केल्टन चलना शुरू करता है और अपनी ब्लेड से लिविंग गॉब्लिन्स को स्लैश कर देता है, लेकिन मॉन्स्टर्स भी फाइट बैक करने लगते हैं क्योंकि ये 2 on 1 बैटल है। उनमें से एक अनडेड गॉब्लिन का लेफ्ट आर्म काट देता है। एमसी को एहसास होता है कि अगर उसका गॉब्लिन हार गया तो उसे खुद स्टेप इन करना पड़ेगा। मॉन्स्टर्स मारने में इतने मुश्किल नहीं लग रहे थे क्योंकि उनका बॉडी चाइल्ड लाइक था, लेकिन उसे एक वेपन चाहिए था। वो तुरंत स्वॉर्ड वाले नर्डी किड को बुलाता है और उससे वेपन देने को कहता है। वो लड़का स्वॉर्ड को कसकर पकड़ लेता है और चिल्लाता है कि वो इसे नहीं देगा। एमसी उससे कहता है कि अगर वो वेपन नहीं देना चाहता तो खुद मॉन्स्टर से फाइट करे, लेकिन वो लड़ने से बहुत डर रहा था। इस पॉइंट पर तो उसे गॉब्लिन्स के पास फेंक देना चाहिए और उसकी स्वॉर्ड छीन लेनी चाहिए। अपने अनडेड सोल्जर की मदद करने के लिए एमसी एक चेयर उठाता है और मॉन्स्टर्स की तरफ फेंक देता है। स्केल्टन सोल्जर इस मौका का फायदा उठाकर अपनी ब्लेड से उन्हें खत्म कर देता है। एमसी को 2 मॉन्स्टर्स मारने के लिए और गोल्ड मिलते हैं। वो 1 आर्म्ड गॉब्लिन को घूरता है जो धीरे धीरे क्यूट एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ चल रहा था। एमसी को स्केल्टन का उसे सीधा आंखों में देखना थोड़ा वियर्ड लगता है, इसलिए वो उसे कहीं और देखने का ऑर्डर देता है। स्केल्टन अपना हेड नीचे कर लेता है जैसे एमसी ने उसकी फीलिंग्स हर्ट कर दी हो।
तभी सुंगवू को एक और नोटिफिकेशन मिलता है जो उसे याद दिलाता है कि वो अनडेड कंट्रोल कर सकता है। वो तुरंत स्पेल यूज करता है और अभी अभी मारे गए 2 गॉब्लिन्स को रिवाइव कर देता है। अब उसके पास अपने करंट लेवल पर समन किए जा सकने वाले मैक्सिमम अनडेड सोल्जर्स है। जब सब लोग अपनी सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब उन्हें कॉलेज के दूसरे डिपार्टमेंट से हेल्प के लिए चीखें सुनाई देने लगती है। एमसी को एहसास होता है कि ये चीजें सिर्फ उनके कॉलेज कैंपस पर नहीं बल्कि पूरे कंट्री पर अटैक कर रही हो सकती है। बाहर का व्यू पूरी तरह डेवस्टेटिंग लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सिटी आग में जल रही हो। अपनी करंट सिचुएशन को देखते हुए एक स्टूडेंट डोर खोलता है और सजेस्ट करता है कि उन्हें मूव करते रहना चाहिए। एक और स्टूडेंट कहता है कि उन्हें पार्किंग लॉट की तरफ भागना चाहिए क्योंकि उसके पास कार है। जैसे ही वे सब स्टेयर्स की तरफ दौड़ते हैं, शैडो से गॉब्लिन्स का एक ग्रुप निकल आता है। गॉब्लिन मॉन्स्टर्स स्टूडेंट्स के ग्रुप पर दौड़ते हैं, लेकिन अटैक करने से पहले ही अनडेड स्केलेटन्स उन पर एम्बुश कर देते हैं। एमसी स्टूडेंट्स पर चिल्लाता है कि वे भाग जाएं, जबकि उसके स्केलेटन्स गॉब्लिन्स को संभाल लेते हैं। पैनिक में स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में कॉलेज के अंदर भाग जाते हैं। एमसी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उनके लिए अकेले जाना बेहतर है। वो जानता है कि ये गेम कुछ रूल्स फॉलो कर रहा है। वो सोचता है कि सर्वाइव करने का उसका सबसे अच्छा चांस लड़ते रहना है, क्योंकि इससे वो स्ट्रॉन्गर बन सकता है। वो देखता है कि उसके अनडेड मिनियंस उसके लिए लड़ते रहते हैं। मॉन्स्टर्स में से एक पागल हो जाता है और उसके अनडेड सोल्जर का हेड काट देता है। एक सोल्जर गिर जाने के बाद सुनुंगवू को एहसास होता है कि वो ट्रबल में पड़ सकता है। अब उसके 2 स्केलेटन्स 2 मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ते हैं। इस बार उसके स्केलेटन्स उन्हें मार देते हैं और उसे और गोल्ड मिलता है। वो ये भी नोटिस करता है कि उसका लेवल इंक्रीज हो गया है। वो अपने स्टैट्स चेक करने के लिए प्रोफाइल विंडो खोलता है। एट्रीब्यूट पॉइंट्स की जगह उसे लेवल अप कार्ड मिलता है जो रैंडम रिवॉर्ड देता है। वो जानता है कि ये लक पर डिपेंड करता है, लेकिन ये गेम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो आखिरकार रैंडम स्किल कार्ड चुनता है और इससे उसकी मैक्सिमम मिनियन कंट्रोलिंग कैपेसिटी एक बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अब वो एक समय में 4 मिनियंस कंट्रोल कर सकता है। अब जब वो एक और स्केलेटन समन करता है तो उसे पता चलता है कि उसका मना कम हो गया है। वो खुद को स्केलेटन से घेर लेता है और थोड़ी देर बैठकर सोचने लगता है। उसे अभी भी नहीं पता कि क्या हो रहा है, इसलिए वो फिलहाल अपने सर्वाइवल पर फोकस करने का फैसला करता है। स्केलेटन्स को शील्ड बनाकर वो धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। नीचे की सिचुएशन अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो जानता है कि वो कैंपस में हमेशा नहीं रह सकता। वो स्केलेटन्स को आगे चलने का ऑर्डर देता है और बाहर की तरफ बढ़ता है। जैसे ही स्केलेटन्स नीचे जाते हैं, उन्हें हनहो मिल जाता है। अनडेड गॉब्लिन्स को देखकर वो डर जाता है और अपने डैगर से एक के हेड पर मार देता है। सुनुंगवू उसे रोते हुए देखता है और उसे बुलाता है। उसका फ्रेंड पूछता है कि ये गॉब्लिन्स क्या है और सुनुंगवू बताता है कि ये कुछ बॉडीगार्ड्स जैसे हैं। फिर वो उससे उसकी क्लास के बारे में पूछता है और वो कहता है कि उसने रो क्लास चुनी है क्योंकि उसका फ्रेंड थोड़ा डम था, इसलिए उसने 1 स्टार वाली क्लास चुन ली, सोचते हुए कि इससे वो ब्रिगेडियर जनरल के लेवल पर पहुंच जाएगा। मिनियंस भी ब्रो से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। वो उनके ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है और सब कैंपस से बाहर जाने लगते हैं। चलते समय सुनुंगवू को एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है कि ग्रुप में मूव करने से उसे सिनर्जी इफेक्ट मिला है। इस इफेक्ट के लिए ग्रुप को 5 डैगर्स इक्विप करने पड़ते हैं। इससे बोनस गोल्ड मिलता है और एनिमी पर फैटल हिट करने का चांस भी मिलता है। सुनुंगवू को समझ आता है कि कुछ कंडीशंस पूरी होने पर पार्टीज को बफ मिलता है। इसके अलावा उसकी स्केलेटन आर्मी भी इन बोनसेस का फायदा उठा सकती है। इसका मतलब है कि वो बिना पार्टी के भी इस बफ को ट्रिगर कर सकता है। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, उन्हें कुछ मिनियंस और एक जायंट मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उनका बॉस लगता है। गॉब्लिन्स के पास पहुंचते ही एक नोटिफिकेशन आता है कि मॉन्स्टर सेंट ऑफ डेथ से अफेक्टेड है, जिससे उनके स्टैट्स 30% कम हो जाते हैं। ये इफेक्ट तब ट्रिगर होता है जब एक ही स्पीशीज के 4 या उससे ज्यादा स्केलेटन्स हो। ये बफ एक्टिव होने पर सुनुंगवू अपने स्केलेटन मिनियंस को लड़ने भेजता है। वे जल्दी ही गॉब्लिन्स पर ओवरपावर कर जाते हैं और उन्हें गिराने लगते हैं। लेकिन असली चैलेंज बॉस मिनियन के साथ आता है। वो अपना हाथ उठाकर वाइल्ड बर्सर्कर स्किल एक्टिवेट करता है। इससे एनिमी मिनियंस बफ हो जाते हैं और बैटल का टाइड बदलने लगता है। सुनुंगवू जानता है कि उसे इस सिचुएशन में काम रहना होगा। वो समझ जाता है कि अगर उसके स्केलेटन्स को जीतना है तो उसे बफ खत्म करना होगा।
वो वन आर्म्ड स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि बाकी मिनियंस को इग्नोर करे और सीधे बॉस पर अटैक करे। गॉब्लिन बॉस पर जंप करता है और उसका आर्म आधा काट देता है। अचानक बॉस उसे किक मार देता है, लेकिन वो अपना काम कर चुका होता है। बफ खत्म होते ही स्केलेटन्स आसानी से एनिमी गॉब्लिन्स को खत्म कर देते हैं। बॉस मिनियन इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता, इसलिए वो फाइट करता है। आखिरकार बॉस भी गिर जाता है और सुनुंग वू को बोनस गोल्ड मिलता है। वो नोटिस करता है कि बॉस ने कुछ आइटम्स भी ड्रॉप किए हैं। उनमें से एक स्पेयर है और दूसरा रिस्ट बैंड है जो नियर बाय एलिड यूनिट्स को बफ देता है। आइटम्स लेने के बाद वो वन हैंडेड स्केलेटन को देखता है जो उसके सामने प्रेस का इंतजार कर रहा होता है। सुनुंग वू मुस्कुराता है और उसके हेड पर पैट करता है, जिससे स्केलेटन थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ आगे बढ़ने का फैसला करता है। चलते समय उन्हें पास में कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। सुनुंग वू अपने स्केलेटन्स को हाइड होने का ऑर्डर देता है ताकि वे बाकी लोगों को डरा न दे। एग्जिट गेट के सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा हो गए थे। एक लड़का सबको काम करने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने स्टूडेंट काउंसिल से कांटेक्ट किया है। लगता है कॉलेज का मेन एग्जिट गेट लॉक्ड है और वे किसी भी तरह बाहर नहीं जा सकते। सुनुंग वू उस लड़के को पहले से जानता है। उसका नाम जेवायन सीख है और वो एक बुल्ली है जो लड़कियों को भी हरास करता है। वो स्टूडेंट काउंसिल में था, इसलिए ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वही इंचार्ज हो। सुनुंग वू सोचता है कि शायद वो लीडर बनकर शो ऑफ करना चाहता है। वो सुनुंग वू और उसके फ्रेंड से कहता है कि उन्हें बाकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करनी चाहिए क्योंकि उनके पास वेपन्स है। वो उसकी क्लास के बारे में पूछता है और गॉब्लिन मारने की ब्रैगिंग करता है। सुनुंग वो स्टूडेंट काउंसिल वाले लड़के की बातें सुनकर क्रिंज कर रहा होता है कि तभी स्वॉर्ड वाला नर्ड भागते हुए आता है और बताता है कि उसे स्टेयर्स के पास गॉब्लिन्स की आवाज सुनाई दे रही है। काउंसिल गाय सबको कैफे में हाइड होने का ऑर्डर देता है, जबकि वे फ्रंट गार्ड करेंगे। इसी बीच सुनुंग वू अपने फ्रेंड को बुलाता है और डोर पर लिखा मैसेज दिखाता है। उसमें लिखा होता है कि डोर तब तक नहीं खुलेगा जब तक वे एक निश्चित टाइम में बॉस को डिफीट नहीं कर देते। अगर समय पर बॉस को नहीं मारा गया तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सुनुंग वो समझ जाता है कि उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, इसलिए अगर बाहर निकलना है तो उन्हें बॉस को खुद ही मारना पड़ेगा। तभी सुनुंग वू फिर से जिनसोक से मिलता है जो उसे उस नर्डी लड़के से मिलवाता है और उसे गॉब्लिन्स को रोकने का ऑर्डर देता है। सुनुंग वू उससे पूछता है कि क्या उसने डोर पर लिखा मैसेज देखा था। वो लड़का कहता है कि उसने मैसेज देखा है और वो रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहा है। उसे लगता है कि कोरियन आर्मी आकर उन सबको बचा सकती है, लेकिन सुनुंग वो जानता है कि वो बस बैठकर हेल्प आने का इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही वो वापस स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगता है, वो देखता है कि गॉब्लिन्स का एक ग्रुप उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। नर्डी लड़का गॉब्लिन्स को देखकर लगभग हार्ट अटैक लेने वाला हो जाता है। उसी समय स्केलेटन मिनियंस भी बाहर आ जाते हैं, जिससे वो और ज्यादा पैनिक करने लगता है। सुनुंग वो स्केलेटन्स को रुकने का सिग्नल देता है और समझाता है कि वे उसके कंट्रोल में हैं। वो स्टूडेंट काउंसिल वाले लड़के को इडियट कहता है और अपने स्केलेटन्स को फाइट करने भेज देता है। सिनर्जी बफ और सेंट ऑफ डेथ की वजह से मॉन्स्टर्स के पास फाइट बैक करने का कोई चांस नहीं रहता। कैफे की ग्लास विंडो से स्टूडेंट्स बाहर देखते हैं और सुनुंग वू की स्केलेटन आर्मी को मिनियन से लड़ते हुए देखते हैं। सुनुंग वू भी अपने स्केलेटन्स के साथ ज्वाइन हो जाता है और अपनी स्पीयर से गॉब्लिन्स को मारने लगता है। जिन्स उसे शॉक में देखता है क्योंकि वो खुद पहला मौका मिलते ही भागने की प्लानिंग कर रहा था। जैसे ही गॉब्लिन्स भागने की कोशिश करते हैं, सुनुंग वू अपने स्केलेटन्स को स्टेयर्स ब्लॉक करने का ऑर्डर देता है। वो जानता है कि उसे सबको कन्विंस करना होगा कि वह इन स्केलेटन्स को कंट्रोल कर सकता है। बॉस से लड़ने के लिए उसे सबको अपने साथ टीम बनानी होगी। उसका ब्रेसलेट वाइल्ड स्पिरिट बफ एक्टिवेट करता है, जिससे उसके सारे मिनियंस की स्पीड बढ़ जाती है। ये छोटे गॉब्लिन्स अभी उसके लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन वो जानता है कि आगे उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स नोटिस करने लगते हैं कि स्केलेटन्स को सुनुंग वू कंट्रोल कर रहा है। जैसे ही उसकी आर्मी छोटे गॉब्लिन्स को खत्म कर देती है, सब लोग चीयर करने लगते हैं। अब स्टूडेंट्स उस पर ट्रस्ट करने लगे हैं। सुनुंग वू डेड मॉन्स्टर्स में आइटम्स ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे रूलेट टिकट मिला है। वो सोचता है कि टिकट उसे कैसे मिलेगा क्योंकि उसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है। इसके बाद सब लोग वापस ग्रुप के पास लौट आते हैं। सुनुंग वो जिन्सों को देखकर स्मर करता है और उससे पूछता है कि क्या वह हेल्पफुल था।
कुछ देर तक सब लोग चुप खड़े रहते हैं क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। सुनुंगवू उन्हें बताता है कि वे अभी बाहर नहीं जा सकते क्योंकि डोर तोड़ा नहीं जा सकता। वो समझाता है कि पहले बॉस को मारना होगा और वो इसी बिल्डिंग में कहीं है। ये सुनकर सब लोग पीछे हटने लगते हैं क्योंकि कोई भी बॉस के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता। सुनुंगवू कहता है कि अगर वे फेल हुए तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे और उन्हें और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। तभी एक स्टूडेंट हाथ उठाता है और बताता है कि उसने बॉस मॉन्स्टर को देखा है। लगता है बॉस रूफ पर है। सुनुंगवू जानता है कि उसे रूफ पर जाना ही होगा, इसलिए वो स्टूडेंट से पूछता है कि क्या कोई उसके साथ चलना चाहता है। जैसा कि उम्मीद थी, सब लोग उसके साथ जाने से डरते हैं। उसका फ्रेंड भी पीछे रहना चाहता है, लेकिन सुनुंगवू उसे साथ आने के लिए फोर्स करता है ताकि वो उसके स्केलेटन्स को बफ दे सके। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी जी सू नाम की एक लड़की उनकी कॉन्वर्सेशन इंटरप्ट करती है। वो कहती है कि इतने नैरो सराउंडिंग्स में ज्यादा लोगों को साथ ले जाना डिसएडवांटेज हो सकता है। वो कहती है कि सुनुंगवू के पास पहले से स्केलेटन्स है, इसलिए उन लोगों को लाने का कोई मतलब नहीं जो स्केलेटन से भी कमजोर है। सुनुंगवू सोचता है कि ये लड़की थोड़ी रैश लगती है क्योंकि उन्हें अभी बॉस के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो फिर जिन्सों की तरफ देखता है, लेकिन वो कांपने लगता है और कहता है कि उसे यही रहकर स्टूडेंट्स की प्रोटेक्शन करनी होगी। सुनुंगवू समझ जाता है कि अब उसके साथ और कोई नहीं आएगा, इसलिए वो अपनी करंट टीम के साथ ऊपर जाने का फैसला करता है। जैसे ही वे ऊपर बढ़ते हैं, उन्हें गॉब्लिन्स की एक वेव मिलती है। गॉब्लिन्स स्टेयर्स के ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। बिना एक पल की हेजिटेशन के जी सू गॉब्लिन्स पर टूट पड़ती है और उन्हें टुकड़ों में काट देती है। वो लॉन्ग स्वॉर्ड यूज करती है और लगता है कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है। हनहो उसकी स्किल्स देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है। इसी बीच सुनुंगवू ऊपर वाले स्केलेटन्स को संभालने में बिजी रहता है। वेव को खत्म करने के बाद वे फिर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ स्टेयर्स चढ़ने के बाद उन्हें इंजर्ड प्रोफेसर मिलता है। सुनुंगवू उसके पास दौड़कर जाता है और पूछता है कि क्या हुआ था। प्रोफेसर बताता है कि जब मॉन्स्टर्स ने कैंपस पर अटैक किया तो वो अपने स्टूडेंट्स को सेफ रखने के लिए रूफ पर ले गया था, लेकिन ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी। रूफ पर मौजूद एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर ने सारे स्टूडेंट्स को मार दिया। वो सुनुंगवू का हाथ पकड़कर उससे रूफ पर न जाने की विनती करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वह भी मर जाए। सुनुंगवू अपनी स्पीयर पकड़कर खड़ा हो जाता है। उसे एक नई क्वेस्ट मिलती है जिसमें बॉस को मारने और प्रोफेसर का बदला लेने को कहा गया है। क्वेस्ट में ये भी लिखा है कि उसका चॉइस उसकी डेस्टिनी को अफेक्ट करेगा। सुनुंगवू जानता है कि ये गेम का बहुत क्रूशियल मोमेंट है, इसलिए वो अपने स्केलेटन्स को असेंबल करता है और ऊपर बढ़ने लगता है। रूफ पर पहुंचते ही उन्हें एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि वे बॉस रूम में एंटर कर चुके हैं। रूफ की सिचुएशन पूरी तरह कैटास्ट्रोफिक है। बॉस के रैम्पेज से कोई भी स्टूडेंट सर्वाइव नहीं कर पाया। वहाँ सिर्फ कुछ मिनियंस बचे हैं। ये देखकर जी सू फ्यूरियस हो जाती है और मॉन्स्टर्स पर अटैक करने के लिए दौड़ पड़ती है, लेकिन सुनुंगवू उसे रोक देता है और वेट करने का सिग्नल देता है। वो जानता है कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो इस सिचुएशन में काम और रैशनल रहना होगा। ज्यादा देर नहीं लगती और गॉब्लिन्स ग्रुप को नोटिस कर लेते हैं। वे अपने वेपन्स उठा लेते हैं और उन्हें घेरने लगते हैं। हनहो सुनुंगवू से पूछता है कि क्या उन्हें भाग जाना चाहिए, लेकिन वो अपनी ग्राउंड पर खड़े रहकर फाइट करना चाहता है। वो अपना हाथ उठाता है और बरसरकर स्पेल एक्टिवेट करता है। इस बफ के साथ उसके स्केलेटन्स छोटे मॉन्स्टर्स पर चार्ज करते हैं और उन्हें स्लैश करने लगते हैं। सुनुंगवू ग्रुप से कहता है कि अनडेड सोल्जर्स को शील्ड की तरह यूज करें। वह एक मिनियन के पीछे खड़ा रहता है और मौका मिलने पर गॉब्लिन पर अटैक करता है। जी सू भी वही स्ट्रैटेजी यूज करती है और मॉन्स्टर्स को काटने लगती है। मीनवाइल हनहो अभी भी नहीं जानता कि क्या करना है, इसलिए वो ऑकवर्डली खड़ा रहता है। खुद को यूजलेस महसूस करते हुए वो अपने डैगर्स में से एक निकालता है और गॉब्लिन्स पर फेंक देता है। उसका डैगर टारगेट को लगते ही इंस्टेंटली उसे मार देता है। ब्रो खुद भी हैरान हो जाता है। वो थ्रोइंग में अच्छा था क्योंकि कॉलेज में वो दूसरे स्टूडेंट्स की पेंसिल्स फेंक कर दूर कर देता था। वो तुरंत दूसरा डैगर फेंकता है और वो भी टारगेट को लग जाता है। अब उसे एहसास होता है कि उसे अपना टैलेंट मिल गया है। जैसे ही एनिमी गॉब्लिन्स हारने लगते हैं, उन पर एक डीबफ लग जाता है जिससे उनके स्टैट्स कम हो जाते हैं। वे डर कर भागने लगते हैं और एक जाइंट गॉब्लिन के सामने रुक जाते हैं। ग्रुप तुरंत पहचान लेता है कि यही गॉब्लिन बॉस मॉन्स्टर है। बॉस के आते ही
गॉब्लिन्स को नई मोटिवेशन मिलती है और वे फिर से बैटल में कूद पड़ते हैं। जैसे ही ग्रुप फाइट बैक करने की कोशिश करता है, वे देखते हैं कि बॉस के एक ही स्ट्राइक से एक स्केलेटन टुकड़ों में टूट जाता है। सुनुंग वू घबराकर अपने सभी मिनियंस को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। बॉस लगातार स्केलेटन्स पर अटैक करता रहता है और उन्हें एक एक करके मार देता है। सुनुंग वू डेड मिनियंस को रिवाइव करता है, लेकिन उसका मना कम हो चुका है, इसलिए वो इसे ज्यादा देर तक नहीं कर सकता। हनहो बॉस को सरप्राइज करने के लिए डैगर्स फेंकता है, लेकिन बॉस उन्हें ब्लॉक कर देता है। बॉस गुस्से में उसके पीछे दौड़ने लगता है, जिससे हनहो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। मिनियंस उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉस उन्हें दूर फेंक देता है। फिर भी एक स्केलेटन बॉस को हिट कर देता है। इससे बॉस और ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है और वह मिनियन को किक मारकर दूर फेंक देता है। तभी अचानक स्वॉर्ड वाली लड़की आती है और बॉस के डिस्ट्रैक्टेड होने पर उस पर स्लैश कर देती है। वो अच्छा हिट लगाती है, लेकिन फिर भी बॉस खत्म नहीं होता। सुनुंग वो समझ जाता है कि वो स्ट्रैटेजी से लड़ रही है, इसलिए वो भी स्ट्रैटेजी बनाता है। वो बॉस को अपने मिनियन से घेर लेता है और उनमें से एक को पीछे से अटैक करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही बॉस पीछे मुड़कर डिफेंड करने लगता है, सुनुंग वू अपनी स्पीयर सीधे उस पर फेंक देता है। स्पीयर उसके फेस में लगती है और वो दर्द से चिल्लाता है। अब सुनुंग वू का मना लगभग खत्म हो चुका है और उसके पास सिर्फ 3 स्केलेटन्स बचे हैं। बॉस ये समझ जाता है और हंसने लगता है कि अब वो जीत गया। वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड से स्ट्राइक करता है, जिससे सुनुंग वू अपना गार्ड खो देता है। बॉस उसकी तरफ दौड़ता है और सुनुंग वू समझ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं सोचा तो वे सब मर जाएंगे। तभी उसे पास में पड़ी एक स्वॉर्ड दिखाई देती है। बॉस तेजी से उसकी तरफ दौड़ता है और जमीन हिलने लगती है। सुनुंग वू गहरी सांस लेकर अपनी स्वॉर्ड कसकर पकड़ लेता है। फिर वह अपने दोनों मिनियंस को बॉस मॉन्स्टर पर रश करने का कमांड देता है। बॉस तुरंत एक मिनियन को मारकर टुकड़ों में तोड़ देता है। दूसरा मिनियन हवा में कूदता है और सुनुंग वू द्वारा दी गई स्वॉर्ड पकड़ लेता है, लेकिन बॉस बहुत तेज होता है और वो अटैक को डिफेंड कर देता है। अब जब मिनियन के पास स्वॉर्ड है तो वेपन सिनर्जी इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है, जिससे अटैक स्पीड बढ़ जाती है और वेपन का वेट कम हो जाता है। इसके अलावा मिनियन 1 आर्म्ड वॉरियर इफेक्ट भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसके पहले अटैक पर 88% चांस होता है ब्लीडिंग इफेक्ट लगाने का। सुनुंग वो समझ जाता है कि इन बफ के साथ वो जीत सकता है। वो एक चेयर उठाता है और स्वॉर्ड लेकर बॉस की तरफ दौड़ पड़ता है। उसी समय जीसू और मिनियन भी बॉस की तरफ दौड़ते हैं। सुनुंग वो चेयर से बॉस को मारकर ओपनिंग बनाता है और सब उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन बॉस जमीन पर जोर से वार करता है, जिससे एक्सप्लोजन होता है और वे सब पीछे फेंक दिए जाते हैं। तभी अचानक हनहो द्वारा फेंका गया डैगर बॉस को लग जाता है। सुनुंग वो समझ जाता है कि यही उसका मौका है। वो अपने 1 हैंडेड स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि वो खुद को सैक्रिफाइस कर दे ताकि बॉस पर हिट लग सके। मिनियन ने पूरी फाइट में बड़ा रोल निभाया था, लेकिन अब उसके मरने का समय आ गया था। चौंकाने वाले मोमेंट में मिनियन अपनी ब्लेड से बॉस को हिट कर देता है और ब्लीडिंग इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। आखिरकार बॉस गिर जाता है और सुनुंग वू का लेवल बढ़ जाता है। वो नोटिस करता है कि स्केलेटन ने बॉस का सारा मना अब्सॉर्ब कर लिया है और अब वो लेवल अप हो गया है। वो लेवल 2 पर पहुंच गया है और उसके पास कमांडर जैसे एट्रीब्यूट्स हैं। उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि बॉस को हराने के बाद उनका भी लेवल अप हो गया है। वे सब अपने लेवल कार्ड्स के बारे में बात करने लगते हैं। सुनुंग वू एक रैंडम स्किल कार्ड चुनता है। ये उसे मना का इस्तेमाल करके बोन से वेपन्स बनाने की एबिलिटी देता है। उसके करंट लेवल पर वो सिर्फ 4 वेपन्स बना सकता है और वेपन्स की क्वालिटी बोन पर डिपेंड करती है। बॉस के मरते ही उसकी एक्सक्लूसिव क्वेस्ट भी कंप्लीट हो जाती है और उसे एक और स्किल मिलती है जो उसके स्पॉन किए जा सकने वाले मिनियंस की टोटल नंबर बढ़ा देती है। फिर भी वो क्वेस्ट के डेस्टिनी वाले पार्ट को पूरी तरह नहीं समझ पाता। तभी वो देखता है कि आसमान से एक हुड गिरता है। उसका फ्रेंड हुड उठाकर बताता है कि इससे मॉन्स्टर से हाइड होने का चांस 50% बढ़ जाता है। जीसू को फायर वेट स्टोन मिलता है। उस स्टोन से अपनी ब्लेड शार्पन करने पर अटैक के समय ब्लेड के फायर पकड़ने का चांस रहता है। सुनुंग वो कहता है कि वे अपने आइटम्स और स्किल्स बाद में टेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें आगे बढ़ते रहना है। दूसरी तरफ कैफे में स्टूडेंट्स परेशान होने लगते हैं। नर्ड लड़का भी सोचने लगता है कि शायद उन्हें सुनुंग वू के साथ बॉस से लड़ने जाना चाहिए था। ये सुनकर जिन्स सुक स्टूडेंट्स पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अगर वे चाहें तो चले जाएं। वो कहता है
कि अगर किसी को कंप्लेन करनी है तो रूफ पर जाकर सुनुंगवू की तरह मर जाए। स्टूडेंट्स उस पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला सिर्फ सुनुंगवू ही है। ये सुनकर वो अपना टेम्पर खो देता है और उन्हें वर्बली अब्यूज करने लगता है। वो ये भी कहता है कि सुनुंगवू मर चुका है और अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तभी अचानक स्केलेटन्स का एक ग्रुप वहां आ जाता है और वह डर के मारे घबरा जाता है। उसी समय सुनुंगवू वापस आता है और उससे पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वह मर जाए। फिर वह अपने सामने एग्जिट डोर खोल देता है और कैंपस छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ग्रुप स्केलेटन्स के साथ पीछे मुड़कर जिनसुक की तरफ देखता है। सुनुंगवू उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ कहना है। वो थोड़ा एम्बेरस्ड महसूस करता है और फेस बनाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स आपस में विस्पर करने लगते हैं कि वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग लीडर बनने का ड्रामा कर रहा है, जबकि असल में वो अभी भी लूजर है। इन सबको इग्नोर करते हुए सुनुंगवू, हाहो और जीसू अपने स्केलेटन मिनियंस के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। सराउंडिंग्स चेक करने के बाद जब उन्हें एरिया क्लियर मिलता है तो सुनुंगवू एक पैसेजवे नोटिस करता है और सबको फॉलो करने के लिए बुलाता है। आगे चलते हुए उन्हें कई कॉर्प्सेस दिखाई देते हैं जिनके हेड्स स्मैश्ड है और आसपास अलग अलग वेपन्स पड़े हुए हैं। बॉडीज एग्जामिन करने के बाद सुनुंगवू कंक्लूड करता है कि उन्हें गॉब्लिन्स ने मारा है और सोचता है कि शायद कैंपस में अभी भी कुछ गॉब्लिन्स छिपे हुए हों। तभी हनहो अचानक एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे डिस्टेंस में लोगों का एक ग्रुप दिखाई देता है। सुनुंगवू और बाकी लोग उस ग्रुप के पास जाते हैं। उन सब के पास वेपन्स है और लगता है कि उन्होंने मॉन्स्टर से फाइट करके सर्वाइव किया है। जिन्स सुक आगे बढ़कर डीसोंग नाम के एक लड़के को ग्रिन करते हुए ग्रीट करता है। वो लड़का भी उसे पहचान लेता है और थोड़ा सरप्राइज्ड होता है कि वह सर्वाइव कर गया। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं तो जीसू स्काउल करती है क्योंकि वह उस लड़के को पहले से जानती है। जिनसुक जब उसके कान में कुछ विस्पर करता है तो जीसू और हनहो धीरे से कहते हैं कि वे साफ तौर पर सुनुंगवू के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सुनुंगवू को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो बस स्माइल करते हुए खड़ा रहता है। डेस्ट खुद को ग्रुप के सामने स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि सबने बहुत सफर किया है। वो कहता है कि अगर उन्हें सर्वाइव करना है तो उन्हें यूनाइट होना होगा। फिर वो स्केलेटन्स की तरफ इशारा करता है और उनके बारे में पूछता है। सुनुंगवू कैजुअली बताता है कि स्केलेटन्स उसकी क्लास कार्ड एबिलिटीज का हिस्सा है। थोड़ी कॉन्टेम्प्ट के साथ काउंसिल प्रेसिडेंट पूछता है कि उसने ऐसे क्रीचर्स क्यों चुने जो लोगों को मारते हैं। सुनुंगवू समझ जाता है कि वो उसे डेंजरस दिखाने की कोशिश कर रहा है। डाग कहता है कि अगर सुनुंगवू उनके ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता है तो उसे सारे स्केलेटन से छुटकारा पाना होगा। थोड़ा इरिटेटेड होकर सुनुंगवू पूछता है कि अगर वो मना कर दे तो क्या होगा। स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नाटकीय तरीके से हाथ उठाता है और बाकी लोगों से पूछता है कि क्या वे इन क्रीपी और स्ट्रेंज स्केलेटन्स को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। हनहो पहले क्रीपी वाली बात पर गुस्सा होता है, लेकिन स्केलेटन्स को देखकर वो काउंसिल प्रेसिडेंट से अग्री भी कर लेता है, हालांकि उसे वे अभी भी क्यूट लगते हैं। सुनुंगवू कहता है कि स्केलेटन्स उसकी क्लास का हिस्सा है और अगर वो उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा तो वो अपने वेपन्स खो देगा। वो इंसिस्ट करता है कि इस नई दुनिया में सर्वाइवल के लिए प्रोटेक्शन जरूरी है और स्केलेटन्स वही प्रोटेक्शन देते हैं। डाउंग स्मर्क करते हुए कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे लोग उसे प्रोटेक्ट करेंगे। वो आखिरी बार पूछता है कि क्या वो उनके ग्रुप में ज्वाइन करना चाहता है। ये सुनकर जीसू अननॉड हो जाती है और स्वॉर्ड निकाल कर आगे बढ़ती है। वो कहती है कि वे लोग उनके ग्रुप में ज्वाइन करना ही नहीं चाहते और ये भी कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल में होने से वो कोई स्पेशल नहीं बन जाता। डाउंग उसे देखता है और पूछता है कि क्या वह डिपार्टमेंट ऑफ सोशल एंड फिजिकल एजुकेशन से है। वो स्मर्क करते हुए जवाब देती है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसलिए वो कहता है कि उन्हें काम होना चाहिए और उसके ऑफर के बारे में फिर से सोचना चाहिए। इससे जीसू और ज्यादा एंग्री हो जाती है। वो उसे याद दिलाती है कि फेस्टिवल के दौरान उसने चेक्स फॉर्ज करके स्टूडेंट फीस एम्बेजल की थी और बताती है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रिपोर्ट करने वाली वही थी। ये सुनकर आखिरकार वो उन्हें अलग रास्ता लेने के लिए कहता है। जैसे ही ग्रुप जाने लगता है वो चिल्लाकर कहता है कि सिनर्जी इफेक्ट के लिए साथ न रहने का उन्हें पछतावा होगा। सोचो, ये बात वो उस इंसान से कह रहा है जो स्केलेटन्स की पूरी आर्मी स्पॉन कर सकता है। स्टूडेंट काउंसिल के लोगों से दूर आने के बाद सुनुंगवू जीसू से पूछता है कि क्या उसका दयोंग से पर्सनल ग्रज है।
वो बताती है कि वो बस एक बुली है जो स्कूल में लड़कियों पर लाइन मारने और विमेन को हरास करने आता है। ये सुनकर हनहो बड़बड़ाता है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सच में स्काउंड्रल है। लड़की सजेस्ट करती है कि फिलहाल उन्हें कैंपस से बाहर निकलने पर फोकस करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें भीड़ वाली जगहों से बचना चाहिए क्योंकि मॉन्स्टर्स बड़े ग्रुप्स को हंट कर सकते हैं। सुनुंगवू थोड़ा सोचता है और सजेस्ट करता है कि वे हिल के पास वाले फुटपाथ से जाएं क्योंकि वो मेन गेट तक जाता है और ज्यादातर लोगों से बचाता है। टीम एक लंबी वुडन स्टेयरकेस चढ़ने लगती है और स्केल्टन्स एरिया स्कैन करते रहते हैं। जगह थोड़ी ज्यादा ही क्वाइट लगती है। अचानक सुनुंगवू हाथ उठाकर सबको फ्रीज होने का सिग्नल देता है। स्टेयर्स के एंड पर उन्हें एक ह्यूज ORC दिखाई देता है जो कई फ्रेश कॉर्पसेस के ऊपर खड़ा है। ये ORC मॉन्स्टर गॉब्लिन बॉस से भी बड़ा लगता है। सुनुंगवू समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर्स की नेक्स्ट वेव है। बिना वार्निंग के मॉन्स्टर अपनी AX जमीन पर मारता है और उन पर चार्ज कर देता है। अब तक सुनुंगवू मॉन्स्टर से लड़ने का आदी हो चुका है, इसलिए वो स्माइल करता है और इसे नए स्केल्टन्स बनाने का अपॉर्चुनिटी मानता है। ORC सीधे स्केल्टन्स पर हमला करता है और उन्हें बिना वार्निंग के टुकड़ों में तोड़ देता है। स्केल्टन्स डिस्ट्रॉय करने के बाद वो जीसू की तरफ मुड़ता है जो ऑकवर्डली अपनी स्वॉर्ड आगे थ्रस्ट करती है। ORC की AX उसकी ब्लेड से टकराती है और लगभग उसे ओवरवेल्म कर देती है। जैसे ही वो दूसरा स्ट्राइक करने के लिए AX उठाता है तभी सुनुंगवू का एक स्केल्टन खुद को सैक्रिफाइस कर देता है और टूटकर जीसू को बचा लेता है। सुनुंगवू जानता है कि वो ORC को पास नहीं आने दे सकता, इसलिए वो अपने एक स्केल्टन को उसे रोकने का कमांड देता है। वन आर्म्ड स्केल्टन ORC के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही ORC उस पर अटैक करता है वो डॉज करके उसके शोल्डर पर हिट कर देता है। सुनुंगवू जीसू को आवाज देता है और कहता है कि वो स्टेबल ग्राउंड पर रिट्रीट करे क्योंकि स्टेयर्स पर वे ORC से फाइट नहीं कर सकते। वो फ्रस्ट्रेटेड लगती है क्योंकि ORC ने उसकी डिफेंस को आसानी से तोड़ दिया था। ऊपर मूव करने के बाद सुनुंगवू ग्रुप को बताता है कि वे ORC के ज्यादा पास नहीं जा सकते। ORC हिट से रिकवर होकर स्टेयर्स पर ऊपर चढ़ने लगता है। इसी बीच ग्रुप ट्रीज की तरफ चला जाता है ताकि उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सके। सुनुंगवू जीसू से कहता है कि वो अपने प्लान के लिए स्केल्टन्स को सैक्रिफाइसेस की तरह यूज करेगा। ये जरूरी है, आसपास बहुत सारे कॉर्पसेस पड़े हैं, इसलिए उसे बस अपने मना का ध्यान रखना है। ORC ट्रीज को धक्का देते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ORC को घेरने के बाद सुनुंगवू अपने स्केल्टन्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। उसी समय हनहो मॉन्स्टर की तरफ डैगर फेंकता है। सारे स्केल्टन्स भी अपने वेपन्स फेंक कर अटैक करते हैं। उनमें से 2 स्केल्टन्स उसके ब्लाइंड स्पॉट से अटैक करने दौड़ते हैं, लेकिन ORC दोनों को हिट कर देता है। हैरानी की बात यह होती है कि स्केल्टन्स उसके दोनों आर्म्स पकड़कर कसकर पकड़ लेते हैं। उसी समय सुनुंगवू और जीसू स्वॉर्ड्स लेकर उसकी तरफ दौड़ते हैं। ORC जीसू पर स्विंग करता है, लेकिन वो अटैक डॉज करके उसके आर्म के नीचे से निकल जाती है और अपनी ब्लेड से उसके नी पर स्ट्राइक करती है। ORC एक घुटने पर गिर जाता है और उसी समय सुनुंगवू उसकी राइट आर्म को काट देता है। आखिर में वन आर्म स्केल्टन हवा में जंप करता है और फाइनल ब्लो देता है। सुनुंगवू को एक विंडो दिखाई देती है जिसमें लिखा होता है कि ORC पेट्रोल लीडर को मारने के लिए उसे 110 गोल्ड मिला है। वो सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उन्होंने ORC के बॉस को ही मार दिया था। जीसू कहती है कि ये ORC पिछले बॉस जितना टफ नहीं था। सुनुंगवू कॉर्प्स के पास जाता है और उसे समन करने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टम बताता है कि उसका लेवल मीडियम टियर मॉन्स्टर्स को रेज करने के लिए अभी काफी नहीं है। वो कुछ नॉर्मल स्केल्टन समन करता है और जीसू से पूछता है कि उसने कौन सा कार्ड चुना था। वो बताती है कि उसने 3 स्टार टाइगर हंटर कार्ड चुना क्योंकि उसे उसका कलर पसंद आया था। अब जब सुनुंगवू का मना रिकवर हो चुका है तो वो अपनी नई स्किल्स ट्राई करने का फैसला करता है। वो बोन से वेपन्स क्राफ्ट करने वाली एबिलिटी यूज करता है और लोएस्ट ग्रेड की स्वॉर्ड, ब्लंट वेपन, स्पीयर और एरो बनाता है। हर वेपन को गोल्ड के लिए ट्रेड किया जा सकता है। एक्स पकड़ते ही उसे एहसास होता है कि वेपन्स उसकी उम्मीद से काफी हल्के हैं। वो एक्स एक स्केल्टन को दे देता है और बाकी स्केल्टन्स को भी नए वेपन्स देता है। इससे स्केल्टन्स के लिए कुछ और वेपन सिनर्जी बफ्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वो अपनी एक स्वॉर्ड हनहो को देता है और कहता है कि बाद में उसे स्केल्टन को वापस दे दे। कुछ देर बाद ग्रुप स्टेयर से नीचे उतरने लगता है। रास्ते में हनहो को कुछ अनयूजुअल दिखाई देता है।
उनके सामने एक सील्ड पर्पल एंट्रेंस होता है जिसमें मैसेज लिखा होता है कि उन्हें 8 मिनट्स के अंदर बॉस को डिफीट करना होगा, वरना सारे मॉन्स्टर्स को डबल पावर बूस्ट मिल जाएगा। सुनुंगवू फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि ये दूसरी बार है जब उन्हें ऐसी सिचुएशन मिली है। उसी समय एक अलर्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि ORC स्क्वाड्स हंट शुरू कर रहे हैं। हंटर्स की सेंट और बड़े ग्रुप्स की तरफ अट्रैक्ट होकर मॉन्स्टर्स आते हैं। जीसू समझ जाती है कि ग्रुप का साइज एनिमीज की नंबर डिसाइड करता है, इसलिए बड़े ग्रुप में रहना शायद सही आइडिया नहीं है। इसी बीच एक ORC स्टूडेंट काउंसिल वाले ग्रुप को हंट करने पहुंच जाता है। जीसू और हनहो बिल्डिंग के बाहर से उनकी स्क्रीम्स सुन सकते हैं। हनहो को राहत मिलती है कि वे उनके साथ नहीं गए थे। तीनों समझ जाते हैं कि बड़े ग्रुप में रहना हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता। तभी एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें फर्स्ट ORC वेव के आने की जानकारी होती है। ग्रुप को कुल 5 ऑक्स का सामना करना होता है। हनहो उन्हें आते देखकर पैनिक करने लगता है और सुनुंगवू से प्लान पूछता है। सुनुंगवू कुछ देर सोचकर स्मर्क करता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है। वो कार्स और स्केल्टन्स का यूज करके ट्रैप लगाने की प्लानिंग करता है। जैसे ही ऑक्स रोड पर आगे बढ़ते हैं, उनमें से एक हनहो को कार के ऊपर खड़ा देखता है जो उन्हें पिग्स कहकर प्रोवोक कर रहा होता है। गुस्से में ऑक्स उसकी तरफ चार्ज कर देते हैं। जैसे ही वे पास आते हैं, एक कार डोर अचानक खुलता है और उनका बैलेंस बिगाड़ देता है। उसी मोमेंट सुनुंगवू और जीसू एक्शन में आ जाते हैं। जीसू अपनी स्वॉर्ड निकालती है और सुनुंगवू अपनी छिपी हुई स्केल्टन आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर देता है। स्केल्टन्स चारों तरफ से ऑक्स पर हमला करते हैं जिससे उन्हें रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलता। ऑर्क्स को मारने के बाद सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें उनकी विक्ट्री अनाउंस होती है। सुनुंगवू फर्स्ट वेव को डिफीट करने के लिए 100 गोल्ड कमाता है और लेवल 4 तक पहुंच जाता है। वो नोटिस करता है कि अब वो कुल 7 मिनियंस कमांड कर सकता है, हालांकि उसका मना कैपेसिटी अभी भी कम है। दूसरी तरफ हनहो अपनी नई हाई स्पीड स्लैश स्किल को लेकर एक्साइटेड हो जाता है। सुनुंगवू जीसू से पूछता है कि उसे क्या मिला। वो बताती है कि उसने स्ट्रेंथ चुना जिससे उसकी पावर 2 पॉइंट्स बढ़ गई और उसे एक वार्म फायरी सेंसेशन महसूस हुआ। सुनुंगवू हनहो से अपनी स्वॉर्ड वापस मांगता है और 2 और स्केल्टन समन करता है ताकि अगली सिचुएशन के लिए रेडी हो सके। वो स्वॉर्ड एक स्केल्टन को दे देता है जो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। एरिया से बाहर निकलते हुए उन्हें पता चलता है कि पूरा सिटी केओस में है। चलते समय अचानक सुनुंगवू अपनी फिस्ट उठाकर सबको रुकने का सिग्नल देता है। उनके सामने कुछ ऑक्स एक बस पर अटैक कर रहे होते हैं और अंदर बैठे लोगों को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। तीनों एक ट्री के पीछे से झांकते हैं और कुल 7 ऑक्स देखते हैं। बस के अंदर एक आदमी स्पीयर से ऑक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी नहीं होता। सुनुंगवू समझ जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे सब मर सकते हैं। जीसू देखती है कि 2 ऑक्स फिर से एक्सेस उठाकर स्ट्राइक करने वाले हैं और वो कहती है कि उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। वो सजेस्ट करती है कि वे बस के एक साइड से ऑक्स पर अटैक करें जबकि स्पीयर वाला आदमी दूसरी तरफ से हमला करे। लेकिन सुनुंगवू को डाउट होता है कि स्पीयर वाला आदमी ऑर्क्स के खिलाफ लड़ने की हिम्मत करेगा या नहीं। वो कहता है कि उनकी सिचुएशन में स्ट्रेंजर्स पर डिपेंड करना सही नहीं होगा। तभी अचानक वो एक ट्रक की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वे ऑर्क्स को सिविलाइजेशन की कन्वीनियंस दिखाएंगे। बस के अंदर एक ब्लॉन्ड लड़का जो स्वॉर्ड और शील्ड पकड़े हुए है दूसरे आदमी पर चिल्लाता है जो स्पीयर पकड़े हुए है और उसे क्रिटिसाइज करता है कि वो ऑक्स को हिट क्यों नहीं कर रहा। क्योंगू ली उस पर चिल्लाता है कि वो खुद अपने शील्ड और स्वॉर्ड से ऑक्स से लड़े। पैसेंजर्स कांप रहे होते हैं और रो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे सब मरने वाले हैं। तभी उनकी सरप्राइज के लिए ऑक्स बस को मारना बंद कर देते हैं और देखते हैं कि एक कार उनकी तरफ तेजी से आ रही है। व्हीकल सीधे टकराकर 2 ऑक्स को हवा में उछाल देता है। ये देखकर बस के अंदर वाले लोग शॉक में पड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। स्केल्टन्स ट्रक से कूदते हैं और ऑक्स पर हमला करना शुरू कर देते हैं। बस के अंदर मौजूद एक आदमी तो स्केल्टन से ऑक्स से भी ज्यादा डर जाता है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो बस के अंदर के लोग सोचते हैं कि शायद स्केल्टन्स चले गए। तभी अचानक विंडो पर एक स्केल्टन दिखाई देता है। आदमी डर के मारे अपना स्पीयर गिरा देता है और जमीन पर गिरकर चिल्लाने लगता है कि स्केल्टन गायब हो जाए। हनहो बस के डोर पर नॉक करता है और डरे हुए आदमी से डोर खोलने को कहता है। आदमी उन्हें देखता है लेकिन स्केल्टन से इतना डर जाता है कि डोर नहीं खोलता।
वे उसे बताते हैं कि उन्होंने सारे ऑक्स मार दिए हैं और वे इंसान हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानता, इसलिए वे लोग वहां से चले जाते हैं। सीन चेंज होता है और हनहो वेंडिंग मशीन पर अपने हैमर से मार रहा होता है। सुनुंगवू उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। हनहो स्माइल करता है और विंक करते हुए कहता है कि उसके पास कैश नहीं है, लेकिन उसे सोडा चाहिए, इसलिए वो मशीन तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बचाया गया ब्लॉन्ड आदमी वेंडिंग मशीन के पास आता है और हनहो के लिए कोक खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन ऑलरेडी ब्रोकन होती है। सुनुंगवू अपना सिर खुजलाता है और ग्रुप से पूछता है कि क्या उन्हें अपनी डिस्कशन जारी रखनी चाहिए। वो एक मशीन की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या ये आइटम्स भी निकालती है। कुंगू सिर हिलाकर बताता है कि उन्होंने ट्राई किया था, लेकिन उनके पास बहुत कम गोल्ड था, इसलिए वे इसे सिर्फ एक बार यूज कर पाए। फिर वो एक पुराने टीवी की तरफ देखता है जिस पर स्टिकर लगा है जिसमें लिखा है इफ यू नीड दिस गो अहेड एंड टेक इट। वो सजेस्ट करता है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से शायद आइटम मिल सकता है। अचानक टीवी स्क्रीन लाइट अप हो जाती है और सबका वेलकम एक क्लास स्टोर में होता है। सुनुंगवू स्क्रीन को प्रेस करके शॉप ब्राउज करने लगता है। स्टोर में 3 रिवॉर्ड टियर्स होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। एक क्लास स्टोर्स गोल्ड रैंक तक के आइटम्स बेचते हैं। शॉप देखते हुए हनहो और जीसू पूछते हैं कि क्या ये शॉप सच में काम करेगी। सुनुंगवू कहता है कि पता लगाने के लिए ट्राई करना ही पड़ेगा। हनहो के पास लगभग 360 गोल्ड है, जबकि जीसू के पास 584, लेकिन सुनुंगवू के पास एक 552 गोल्ड है, इसलिए वो सिल्वर रूलेट भी ट्राई कर सकता है। उसके पास अनलिमिटेड रैंक रूलेट टिकट भी है, जिससे वो किसी भी रैंक का आइटम चुन सकता है। हनहो शौक में उसे देखता है जब वो गोल्ड रूलेट ऑप्शन चुनता है। उसकी लक काफी अच्छी होती है क्योंकि स्पिन में उसे फर्स्ट प्लेस मिलता है। इसके लिए उसे एक ब्लू बॉल मिलती है जिसका नाम टीयर ऑफ द सी स्पिरिट है। ये लेजेंडरी क्लास आइटम है जो उसका मना 300 से बढ़ा देता है और मना रिकवरी 200% बढ़ा देता है। ये वही आइटम था जिसकी उसे जरूरत थी क्योंकि उसे मना की प्रॉब्लम हो रही थी। गोल्ड रूलेट के बाद वो अपना गोल्ड सिल्वर रूलेट पर स्पेंड करता है। इस बार उसे सेकंड प्लेस मिलता है और उसे एक शील्ड मिलता है। जीसू को भी सेकंड प्लेस मिलता है और उसे लीडर ऑफ द एक्सपेडिशन फोर्स नाम की स्किल मिलती है, लेकिन हनहो को थर्ड प्लेस मिलता है और उसे कुछ पोशंस मिलते हैं। वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है, लेकिन सुनुंगवू कहता है कि उसके पोशंस बाद में काम आ सकते हैं। जीसू उन्हें बताती है कि स्पोर्ट्स फील्ड पर सिचुएशन अभी भी चल रही है, इसलिए शायद उन्हें वहां जाकर हेल्प करनी चाहिए। हनहो सुनुंगवू से पूछता है कि क्या वे फिर से वही प्लान यूज करेंगे। सुनुंगवू ट्रक की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है कि इस बार उसके पास उससे भी बड़ा प्लान है। उसी समय स्टूडेंट काउंसिल ग्रुप ऑक्स के अटैक से हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है। डाउंग सबको ग्रुप में रहने और एस्केप की तैयारी करने को कहता है, जबकि वो अपनी स्वॉर्ड से ऑक्स को रोकने की कोशिश करता है। एक आदमी उसे बताता है कि स्टैंड्स में कुछ लोग फंसे हुए हैं। वो उसे इग्नोर करने को कहता है क्योंकि उनके पास दूसरों की चिंता करने का टाइम नहीं है। फिर वो जिन्स, सुख और हंग को आगे चलने का ऑर्डर देता है क्योंकि उनके पास शील्ड्स है। तभी ग्रुप नोटिस करता है कि पीछे से एक बस ऑक्स की तरफ आ रही है। बस बेरमी से ऑक्स को कुचल देती है और अंदर बैठा आदमी पागलों की तरह हंस रहा होता है। ऑक्स को खत्म करने के बाद हनहो बस से बाहर झुककर सबको अंदर आने के लिए कहता है। बाहर खड़े प्लेयर्स समझ जाते हैं कि उन्हें शुरू से ही इनके साथ जाना चाहिए था। जीसू भी बस से कूदकर बाहर आती है और एक ओआरसी के सामने खड़ी हो जाती है। वो आखिरी बार अपना रिवेंज लेना चाहती है। जैसे ही ओआरसी उस पर अटैक करता है, वो अपनी स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर देती है। इस बार उसकी स्वॉर्ड पीछे नहीं जाती। वो अपनी बर्निंग स्वॉर्ड से ओआरसी को मार देती है और एक्साइटेड होकर पीछे देखती है तो सुनुंगवू और उसकी स्केल्टन्स बाकी ऑर्क्स को मारते हुए दिखाई देते हैं। वो नोटिस करती है कि सुनुंगवू डिस्टेंस बनाए रखते हुए स्ट्रैटेजी से ऑर्क्स पर अटैक कर रहा है। ये देखकर उसे थोड़ा स्टूपिड फील होता है क्योंकि उसने सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ में पॉइंट्स लगाए थे ताकि ऑक्स को ओवरपावर कर सके। जब सुनुंगवू लगातार ऑक्स को मारता रहता है तो वो सोचने लगती है कि इस सब होने से पहले वो क्या करता था। ऑर्क्स को मारने के बाद वो डाउंग को घूरकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि पहले तो वो उसकी स्केल्टन्स के पास भी नहीं आना चाहता था। डाउंग घबराकर हंसता है और पूछता है कि क्या वो इस सिचुएशन में उससे पुरानी बातों का बदला लेगा। एमसी गुस्से में कहता है कि उसने खुद देखा था कि वो लोगों को छोड़कर भाग रहा था। डाउंग सफाई देता है
कि वो सिर्फ रिट्रीट करके अपनी टीम को रीऑर्गेनाइज कर रहा था, लेकिन बस में मौजूद सभी लोग जानते थे कि वो झूठ बोल रहा है। तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि ORC चीफ गुस्से में आ गया है। MC तुरंत बस में चढ़ जाता है और डाउन से कहता है कि अगर उसे अंदर आना है तो उसे उसके ऑर्डर्स मानने होंगे। सबसे पहले वो उससे अपना आर्मोर देने को कहता है। डाउन कंप्लेन करता है कि बिना आर्मोर के वो खुद को कैसे बचाएगा। सूनंग W मुस्कुराकर कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन में रहेगा। कुछ देर बाद उसे सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है कि उसका लेवल 5 हो गया है, जिससे वो अब मीडियम साइज मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। एक और अलर्ट बताता है कि उसके कंट्रोल में आने वाले मॉन्स्टर्स की मैक्सिमम लिमिट भी बढ़ गई है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है क्योंकि अब वो 9 मॉन्स्टर्स को कमांड कर सकता है। अचानक वो पीछे मूवमेंट नोटिस करता है और देखता है कि उसकी एक स्केलेटन ने डाउन का पूरा आर्मोर पहन लिया है। वो सोचता है कि शायद ये आर्मोर स्केलेटन के लिए बहुत भारी होगा। पिछले बैटल्स याद करके उसे एहसास होता है कि ये स्केलेटन बाकी से ज्यादा रिलायबल है। वो आह भरकर स्केलेटन से आर्मोर उतारने को कहता है। स्केलेटन उदास नजरों से उसे देखता है, जबकि वो खुद अपनी व्हाइट टी-शर्ट के ऊपर चेन मेल पहन लेता है। तभी हनहो अंदर आता है और पीछे खड़ी भीड़ की तरफ इशारा करके कहता है कि अगर उन्हें और लोगों को बचाना है तो शायद एक और बस चाहिए होगी। MC कहता है कि अब वे लोगों को बचाने पर फोकस नहीं करेंगे। वो जी-सू और हनहो के साथ बस के अंदर खड़े लोगों के पास जाता है। बस हिल रही होती है और वो हैंडल पकड़कर खड़ा रहता है। वो सबको बताता है कि उन्हें ऑक्स से लड़ना पड़ेगा। तभी सिस्टम विंडो आता है जिसमें लिखा होता है कि ORC बॉस ने ग्लोबल डिस्ट्रक्शन ऑपरेशन शुरू कर दिया है, यानी मॉन्स्टर्स तब तक सर्वाइवर्स का शिकार करेंगे जब तक कोई भी इंसान जिंदा न बचे। सूनंग W लोगों की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखकर कहता है कि गेम के रूल्स के अनुसार वे हमेशा ऑर्क से भाग नहीं सकते। बाहर निकलने का एक ही तरीका है, बॉस को हराना। भीड़ में एक ट्रैक सूट पहने आदमी जिसकी उंगलियों पर बैंडेज है, हाथ उठाकर बताता है कि उसने जिम में बहुत सारे ऑर्क्स देखे थे। उसके हिसाब से वहाँ लगभग 100 ऑर्क्स है। ये सुनकर सब डर जाते हैं। तभी सिस्टम 3 पेनल्टी अलर्ट्स दिखाता है। कम से कम 10 प्लेयर्स लेवल 5 से नीचे हैं, इसलिए उनकी मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड कम हो गई है। कम से कम 10 प्लेयर्स ने अभी तक एक भी मॉन्स्टर नहीं मारा, इसलिए उनकी अटैक पावर और गोल्ड अर्निंग कम हो गई है। मेजॉरिटी के लड़ने में हिचकिचाने की वजह से कंफ्यूजन स्टेट की चांस बढ़ गई है। सूनंग W गहरी सांस लेता है। उसे समझ आता है कि वे ORC आर्मी को लड़ाई में हरा सकते हैं, लेकिन असली समस्या कुछ और है। तभी वो अचानक घोषणा करता है कि वो ऑर्क से अकेले लड़ेगा। वो कहता है कि अगर किसी को वेपन चलाना ही नहीं आता तो वेपन होने का कोई फायदा नहीं है। जी-सू और हनहो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे भी यही बात कहता है। बस में मौजूद लोग उसे हैरानी से देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वो पागल हो गया है। स्टूडेंट काउंसिल के कुछ मेंबर्स मुस्कुराते हुए आपस में बात करते हैं कि ये तो अच्छा मौका है उसे खत्म होने देने का। जिनसुक खिड़की से बाहर देखते हुए उसे बेवकूफ कहता है और भविष्यवाणी करता है कि वो जल्दी मर जाएगा। जी-सू को लगता है कि अकेले जाना अच्छा आइडिया नहीं है, इसलिए वो उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि पहले फ्लोर पर उसने खुद कहा था कि हमेशा साथ रहना जरूरी नहीं है। उसकी स्केलेटन्स ही बस में मौजूद ज्यादातर लोगों से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए किसी और को साथ ले जाना बेकार है। ये सुनकर जी-सू सोचती है कि उसकी स्ट्रैटेजीज हमेशा परफेक्ट होती है, लेकिन इस बार स्टेक्स बहुत ज्यादा है। कुछ देर बाद सूनंग W अपनी स्केलेटन आर्मी के साथ मैदान में उतर जाता है। यूनिवर्सिटी की खिड़कियों से लोग उसे देख रहे होते हैं। उसके दोस्त थोड़ी दूरी पर बस में तैयार खड़े हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उसे बचा सके। मैदान के बीच में पहुंचते ही वो रुक जाता है। अंधेरे में दुश्मनों की परछाइयां उभरने लगती है। ऑक्स जोरदार रोर के साथ मैदान में उतरते हैं और उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। MC मॉन्स्टर्स को एनालाइज करता है और ORC चीफ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई सिस्टम मैसेज नहीं मिलता, इसलिए वो समझ जाता है कि ये मिड लेवल बॉस है। एक लाल रंग का ORC अपना एक्स उठाकर उसकी तरफ गुर्राता है। वो स्टेयर्स के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और अपने मिनियंस को आगे बढ़ने का आदेश देता है। वो शील्ड को जमीन पर टिकाकर वही डिफेंस करने का फैसला करता है। जैसे ही ऑक्स सीढ़ियों की तरफ दौड़ते हैं, स्केलेटन्स अपने डैगर्स उठाकर अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं।
एमसी तुरंत अपना वाइल्ड बर्सर्कर स्किल एक्टिवेट करता है, जिससे उनकी स्ट्रेंथ और अटैक बढ़ जाती है। लेकिन मेली फाइट करने के बजाय स्केल्टन्स दूर से अपने डैगर्स फेंकने लगते हैं। कुछ ऑक्स मर जाते हैं, लेकिन बॉस सारे डैगर्स ब्लॉक कर देता है। ये देखकर एमसी घबरा जाता है और स्केल्टन्स को चार्ज करने का आदेश देता है। वो जानता है कि ये प्लान लगभग सुइसाइडल है। ओआरसी बॉस एक एक करके सभी स्केल्टन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सिर्फ राइटी नाम का स्केल्टन बचता है, जिसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही होती है। सूनंग डब्ल्यू उसका स्कल पकड़कर उसे शांत रहने के लिए कहता है। ओआरसी मॉन्स्टर्स स्मग होकर हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने उसकी पूरी स्केल्टन आर्मी खत्म कर दी है। हालांकि अचानक पीछे से किसी चीज ने एक ऑर्क को जोर से मार दिया। ऑर्क के पीछे एक अनडेड ऑर्क वॉरियर खड़ा था, जो अब सुंग वू के कंट्रोल में था। तभी एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जिसमें बताया जाता है कि टीम वर्क से सिनर्जी इफेक्ट का पहला स्टेज एक्टिवेट हो गया है। अब एमसी को वेपन सिनर्जी का एक्सेस मिल जाता है, जिसके लिए कम से कम 5 एक्स चाहिए होते हैं। ये इफेक्ट बैटल के पहले 10 सेकंड के लिए अटैक पावर और स्पीड को बूस्ट करता है। ऑर्क्स के लिए अनडेड ऑर्क्स के खिलाफ फाइट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वे न तो ब्लीड करते हैं और न ही टायर्ड होते हैं। सुंग वू सीढ़ियों के ऊपर राइटी के साथ गर्व से खड़ा रहता है और दोनों देखते हैं कि नीचे अनडेड ऑर्क्स की आर्मी साधारण ऑर्क्स को ओवरवेल्म कर रही है। कुछ स्टूडेंट्स खिड़की से बाहर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं जब वे देखते हैं कि एमसी अकेले ही सारे ऑर्क्स को क्लियर कर रहा है। डरे हुए ऑर्क्स के पीछे जीसू, हानहो और बस ड्राइवर भी ये इंटेंस बैटल देख रहे होते हैं। जीसू की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी पिछली कन्वर्सेशन याद आती है जो उसने सुंग वू से की थी। उसे एहसास होता है कि उसने पहले से सब कुछ एंटिसिपेट कर लिया था। जब एमसी सिस्टम अलर्ट में अपना माना लेवल बढ़ते हुए देखता है, तो उसे खुशी की लहर महसूस होती है। वो सोचता है कि शायद यही एक लेजेंडरी आइटम की पावर है। बैटलफील्ड के ऊपर खोपड़ियां तैरने लगती है और एक और नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया जाता है कि मौत की तेज गंध की वजह से ऑक्स वीक हो गए हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स 30% तक कम हो गई है। डरे हुए ऑक्स पीछे हटने लगते हैं, लेकिन उनका लीडर जोर से गरजता है और एक मोरल बूस्ट इफेक्ट एक्टिवेट कर देता है, जिससे डीबफ का असर आधा रह जाता है। इसके बाद ऑक्स फिर से चिल्लाते हुए एमसी पर चार्ज कर देते हैं। दूसरी तरफ सुंग वू की अनडेड आर्मी आने वाले ऑक्स से लड़ने के लिए तैयार खड़ी होती है। राइटी एमसी के ऊपर लगी फेंस पर चढ़ जाता है और बाकी अनडेड आर्मी की मदद के लिए दौड़ पड़ता है। दौड़ते हुए वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कई ऑक्स को स्लैश करने लगता है। अनडेड ऑक्स और स्केलेटन मिलकर सुंग वू के कमांड पर दुश्मनों पर हमला कर देते हैं। जब सारे ऑक्स खत्म हो जाते हैं, तो एमसी सीढ़ियों पर बैठ जाता है और गहरी सांस लेता है। उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसमें बताया जाता है कि 100 मॉन्स्टर्स को हराने के लिए उसे एक लॉटरी टिकट मिला है। इस अचीवमेंट की वजह से वो इन्फिनिट स्टेटस तक रैंक अप हो जाता है और कहानी में ये सम्मान पाने वाला 21वां प्लेयर बन जाता है। उसे पता चलता है कि उससे पहले 20 प्लेयर्स ये टिकट हासिल कर चुके हैं। अचानक उसे बस की आवाज सुनाई देती है। कोई बस को चलाकर भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बस पिंक वॉल से टकरा जाती है और बाहर नहीं निकल पाती। सुंग वू चिढ़ जाता है जब वो देखता है कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट का ग्रुप ऑक्स से घिर गया है। वही लोग बस लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। अब वे मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ऑक्स उन्हें किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। गुस्से में सुंग वू अपना चेहरा हाथों से ढक लेता है। उसे गुस्सा आता है कि दूसरों ने उसके ऑर्डर्स नहीं माने और सिचुएशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया। जब सुंग वू ग्रुप को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ आने लगते हैं। हालांकि वो अकेले लड़ना पसंद करता है, फिर भी वो उन्हें साथ आने देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वे उसकी स्केलेटन आर्मी के रास्ते में न आए। वो 2 अनडेड ऑक्स के साथ बिल्डिंग के अंदर जाता है। अंदर का नजारा डरावना होता है। छत से मरे हुए गॉब्लिन्स की लाशें लटक रही होती है। ग्रुप अचानक रुक जाता है, क्योंकि सामने धुएं में से एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है और उसके साथ एक मॉन्स्टर जिसकी आंखें चमक रही होती है। सुंग वू अपने हाथ में और पकड़कर सोचता है कि क्या यही बॉस है। वो सबको तैयार रहने का ऑर्डर देता है, क्योंकि अब उन्हें ऑर्क बॉस का सामना करना है। वहाँ मौजूद होस्टेज बुरी तरह घायल होते हैं। कई लोगों के दांत तक टूट चुके होते हैं। एमसी को थोड़ी राहत मिलती है कि अभी तक किसी होस्टेज को मारा नहीं गया, लेकिन वो हैरान भी होता है, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि ऑक्स इतने इंटेलिजेंट होंगे कि होस्टेज बना ले।
स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स उसे देखते हैं और मदद की भीख मांगते हैं। वो उन्हें गुस्से से घूरता है और कहता है कि उनकी ये हालत उनकी अपनी फूलिशनेस की वजह से हुई है और उन्होंने दूसरे लोगों को भी इसमें फंसा दिया है। अब वो बिना किसी वीकनेस दिखाए पूरी ताकत से लड़ने का फैसला करता है। उसका प्लान है कि अचानक अटैक करके ऑक्स को कंफ्यूज कर दे और ग्रुप को बचा ले। लेकिन तभी अचानक एक ऑक अपनी एक्स घुमाता है और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट का सिर उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर सब लोग शॉक में रह जाते हैं, लेकिन सरप्राइज यही खत्म नहीं होता। बिल्डिंग की छत से असली ऑक बॉस सामने आता है। वो एक अजीब स्पेल कास्ट करता है जिससे सबको कमजोरी महसूस होने लगती है। सिस्टम कई अलर्ट्स भेजता है जिनमें बताया जाता है कि जीसू ब्रेथ ऑफ द एबिस की वजह से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चली गई है और उसका माना लगातार ड्रेन हो रहा है। अब ऑक बॉस पूरी तरह सामने आ जाता है। वो एक जूनियर लेवल ब्लैक मैजिशियन है, कुछ हद तक शेमन जैसा। हानहो के हाथ कांपने लगते हैं जब वो एक बॉटल खोलने की कोशिश करता है। वो उसे पीकर अपना माना रिस्टोर करता है और एक बॉटल सुंग वू को भी देता है, लेकिन सुंग वू मना कर देता है और कहता है कि इसे जीसू को दे दो। वो मुस्कुराता है और आसपास की डार्क माना की लहरों को सांस में खींचता है, जैसे वो डार्क एनर्जी उसके लिए रिफ्रेशिंग हो। उसी समय एक सिस्टम अलर्ट आता है जिसमें बताया जाता है कि ब्रेथ ऑफ द एबिस की वजह से उसका माना रिजर्व बहुत बढ़ गया है और अब वो 4000 से भी ज्यादा हो चुका है। तभी उसे समझ आता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों महसूस कर रहा है। सिस्टम उसे बताता है कि एबिसल ब्रीथ के जमा होने की वजह से फर्स्ट अवेकनिंग का इफेक्ट अस्थायी रूप से एक्टिवेट हो गया है। इससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी बढ़ जाती है और वो पहले से ज्यादा मॉन्स्टर समन कर सकता है। जब वो आगे बढ़ता है तो उसकी पूरी आकृति सिर्फ उसके माना की चमक से रोशन होती है, जिससे उसका रूप बेहद डरावना लगने लगता है। सोचो कोई ब्लैक मैजिक एक नेक्रोमेंसर पर इस्तेमाल करे। वो मुस्कुराते हुए बॉस की तरफ बढ़ता रहता है और उससे पूछता है कि उसने आखिर किया क्या है। बॉस काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। जीसू दौड़कर सुंग वू के पीछे आती है और कहती है कि उन्हें सबको मिलकर अटैक करना चाहिए, जैसे उन्होंने रूफ पर किया था। लेकिन सुंग वू एक डरावनी मुस्कान देता है। उसका पूरा शरीर ओवरफ्लो होते माना से चमकने लगता है। वो कहता है कि अब से सब कुछ बदलने वाला है। अचानक अनडेड हवा में उड़ने लगते हैं। हानो ऊपर देखता है और हैरान रह जाता है क्योंकि रूफ पर पड़ी सारी डेड बॉडीज फिर से जिंदा होने लगती है। उसकी आंखें शॉक में चौड़ी रह जाती हैं जब वो कई सिस्टम नोटिफिकेशन देखता है जिनमें अलग अलग सिनर्जी बफ्स दिखाई दे रहे होते हैं। इस बीच सुंग वू किसी असली मॉन्स्टर की तरह दिख रहा होता है, जैसे वो बॉस को मौत की असली ताकत दिखाना चाहता हो। ऑर्क शेमन सभी अनडेड वॉरियर्स को तोड़कर टुकड़ों में बदलने लगता है, लेकिन तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि इन अनडेड स्केलेटन को फिर से जिंदा होने की गारंटी है। शेमन जितने भी स्केलेटन को मारता है वे बार बार वापस खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो एक स्केलेटन को मारता है, सुंग वू तुरंत उसे रिवाइव कर देता है। धीरे धीरे ऑर्क शेमन थकने लगता है। वो एमसी को घूरता है जो अब एक असली मॉन्स्टर जैसा दिख रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे असली बॉस वही बन गया हो। वो शेमन से पूछता है कि क्या अब उसे समझ आया कि वो किसके सामने खड़ा है। उसकी चमकती आंखें जैसे उसकी आत्मा के अंदर झांक रही होती है। वो कहता है कि यही है मौत की असली प्रकृति। शेमन डर के मारे चीख उठता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वो एमसी को कैसे हराए। वो भागने की कोशिश करता है लेकिन अनडेड आर्मी उसे चारों तरफ से घेर लेती है। सुंग वू उसे देखकर कहता है कि वो मूर्ख है अगर उसे लगता है कि वो मौत से भाग सकता है। बेचारा शेमन चीखता है जब चारों तरफ से स्केलेटन उस पर टूट पड़ते हैं। वो लड़ने की कोशिश करता है लेकिन उनकी संख्या उसके खिलाफ बहुत ज्यादा होती है। आखिर में राइटी अंतिम वार करता है और उसे उसकी पीड़ा से मुक्त कर देता है। सुंग वू को जूनियर ब्लैक मैजिशियन को मारने के लिए 1055 गोल्ड मिलते हैं। ऑर्क चीफ के मरने के बाद राइटी उसका माना एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी रैंक बढ़ जाती है। सुंग वू समझ जाता है कि उसके मिनियंस को अनुभव पाने के लिए खुद बॉस को हराना पड़ता है। वो अपने मिनियन लिस्ट को खोलता है। अब उसके पास कुल 33 स्केलेटन है, जिनमें से एक लेवल 3 वेटरन है। उसी समय हानहो उसे बुलाता है और कहता है कि बॉस मॉन्स्टर के मुंह से कुछ बाहर आ रहा है। जब एमसी देखता है तो उसे समझ आता है कि वह एक आइटम है। आइटम के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये यूजर को डेविल एट्रीब्यूट देता है और एक बार इक्विप करने के बाद
इसे हटाने के लिए कई सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। उसे ठीक से समझ नहीं आता कि डेविल एट्रीब्यूट का मतलब क्या है। वो सोचता है कि शायद ये उसके नेक्रोमेंसर क्लास जैसा ही होगा, इसलिए वो उस आइटम को इक्विप कर लेता है। अब उसे एक नई शक्ति मिलती है जिससे वो हर अटैक के साथ दुश्मन का माना स्टील कर सकता है। अचानक उसके सारे स्केलेटन फिर से हड्डियों में बिखरने लगते हैं क्योंकि ऑर्क शेमन स्पेल का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ग्रुप वापस स्टूडेंट्स के पास जाता है जो बॉस को हराने के लिए उन्हें चीयर करने लगते हैं। वे एमसी को अपना हीरो कहते हैं, लेकिन उसे इस सब से खास खुशी नहीं होती क्योंकि उसे दूसरों की जरूरत नहीं लगती। वो जानता है कि अगर उसे अपनी सर्वाइवल चांस बढ़ानी है तो उसे बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ नहीं रखना चाहिए। बॉस के मरते ही सील टूट जाती है और एग्जिट डोर्स खुल जाते हैं। स्टूडेंट्स सोचने लगते हैं कि क्या वे आखिरकार इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। सब आपस में बात करने लगते हैं और अपनी अगली चाल के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बस सुंग वू के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि जिंदा रहने के लिए यही सबसे अच्छा विकल्प है। तभी हानहो अपने फोन को चिंतित चेहरे से देखता है और एमसी से कहता है कि ये सब सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है।